Guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी. सो आज हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs. आर्टिकल 36 से 51 इसी में आते हैं. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सो हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, ये कोई रिटन नहीं है, मतलब कि ये बस ऐसे गाइड करते हैं गवर्नमेंट को जब भी कोई पॉलिसीज़ या कोई भी लॉ एनेक्ट करना होता है या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है, तो क्या क्या चीज़ें जो है गवर्नमेंट को अपने माइंड में लेके चलनी चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सिखाते हैं. ठीक है, ये नॉन जस्टिएबल है, मतलब कि अगर इसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ में, या कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता. ओके, सो ये नॉन जस्टिएबल एंड नेचर है. सो आर्टिकल 36 से 37 जो है उसमें क्या बोला गया है, उसमें जस्ट डेफिनेशन और एप्लीकेशन बताई गई है प्रिंसिपल्स की, जो मतलब हमारे ये DPSPs के पार्ट में जो भी कंटेंट हैं उनकी डेफिनेशंस और एप्लीकेशंस बताई गई हैं. आर्टिकल 38 जो है वो ये सिक्योर करता है और प्रोटेक्ट करता है सोशल ऑर्डर्स को, जो भी लोगों के हित के लिए हो, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए हो, उनको सिक्योर करना और उनको प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 38 में है. आर्टिकल 39 में जो है वो बताया गया है कि सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि कुछ प्रिंसिपल्स पॉलिसी के जो कि स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं वो बताया गया है. आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज अ सेल्फ गवर्नमेंट एज अ यूनिट ऑफ, एक सेल्फ गवर्नमेंट का एक यूनिट मान करके जो है वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना, वो आर्टिकल 40 में बताया गया है कि विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करना. आर्टिकल 41 में बताया गया है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस. ठीक है, काम करने का हक, एजुकेशन का हक या पब्लिक असिस्टेंस कुछ केसेस में इसका जो है राइट बताया गया है आर्टिकल 41 में. 42 में बताया गया है टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन में काम करना, जैसे अगर कोई मैटरनिटी रिलीफ चाहता है तो उस टाइम पे उसको छुट्टियाँ. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है. 43 जो है लिविंग वेजेस, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का खर्चा, वेजेस मतलब खर्चा या वर्कर्स के लिए. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना. आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, हर एक सिटीजन के लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए, एक जैसे रूल्स होने चाहिए, अलग अलग नहीं, हर एक चीज़ उसके लिए एक जैसी, हर राइट्स उसके एक जैसे होने चाहिए. आर्टिकल 45 जो है प्रोविजन ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल से छोटे बच्चे की देखभाल करना, उसकी एजुकेशन की देखभाल करना, ये सब भी किस में बताया गया, आर्टिकल 45 में बताया गया है. उसके बाद में आ जाता है आपका आर्टिकल 46. तो आर्टिकल 46 में जो बताया गया है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, SC और STs जो होते हैं, ये वीकर सेक्शन माना जाता है इनको, तो इनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट देना और इनकी एजुकेशन को प्रमोट करना, ये आर्टिकल 46 में बताया गया है. आर्टिकल 47 में बताया गया है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. ठीक है, वैसी चीज़ें करनी हैं कि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स जो हैं उन पे रोकाबंदी लगानी, ये आर्टिकल 47 में बताया गया है. 48 में बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइंस. ठीक है, एग्रीकल्चर का तरीका, एनिमल हस्बेंड्री का तरीका अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होना, उनको मॉडर्न लाइन पे लेकर के आना, आर्टिकल 48 में बताया गया है. आर्टिकल 49 में बताया गया है हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना. ऐसे नहीं मानने की गवर्नमेंट की चीज़ है तो बेकार जाने दो, उसको तोड़ दो, कोई देखभाल नहीं करनी है, वैसा नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 49 में बताया गया है. आर्टिकल 50 में
सेपरेशन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना, ठीक है। और 51 में बताया गया है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद में आ जाता है पार्ट 4A जिसमें हमारी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आता है आर्टिकल 51A में। तो ये इंसर्ट कब किया गया था? जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन की वजह से हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी की। और ये किससे इंस्पायर्ड थे? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाया, किस कॉन्स्टिट्यूशन के से ये जो इंस्पायर्ड थे? ईस्टवाइल USSR से ये इंस्पायर्ड थे इन्होंने, इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको लाया गया आर्टिकल 51A को, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया है कि इंडिया के हर एक सिटीजन की, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो आती है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। तो ये कर्तव्य बनता है हर इंडिया के नागरिक का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, आइडियल्स की रिस्पेक्ट करें, अपने अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इस पर कोई फोर्स नहीं है कि कोई रूल आपने ब्रेक कर दिया तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई आपको फोर्सफुली नहीं करा सकता है। इट शैल बी अ ड्यूटी। ओके, सो नेक्स्ट आता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। हमारे जितने भी नोबल आइडियल्स उनको चेरिश करना, जो कि इंस्पायर्ड हुए हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे लिए आज़ादी के लिए, हमारी नेशनल स्ट्रगल के लिए जो लड़े हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर। उसके बाद में टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी को अपहोल्ड करने के लिए प्रोटेक्ट करना, ये भी ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। हमारे कंट्री के लिए जितने भी डिफेंस वाले होते हैं जैसे, ठीक है, तो अपनी कंट्री का बचाव करना। ज़रूरी नहीं आप डिफेंस में हो तभी बचाव करोगे, आप नहीं हो, आप इंडिया के नागरिक हो, उसी हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ को अगर आप निभाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को बचा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रमोट करना ब्रदरहुड को, भाईचारे को प्रमोट करना, ठीक है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी अपना भाईचारा जो है बनाए रखना है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ फॉर द वुमेन। उसके बाद में टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारे कल्चर को बचा कर रखना, हमारी जितनी भी हेरिटेज सेक्शन आ जाती है उसको प्रिजर्व करके रखना। उसके बाद में नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो, जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स हैं वैसा कुछ तो कुछ भी है, उनको प्रोटेक्ट भी करना है और उनको प्रमोट भी इम्प्रूव भी करना है। उसके बाद में टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर लाना है, नई नई क्रिएटिविटीज़ हो, मतलब साइंटिफिक टेम्पर मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट नया करने का, ह्यूमनिज्म लाना है, ठीक है। और अपने स्पिरिट को जो है एक हाई लेवल तक लेके जाना है। सेफ गार्ड बनना है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको बचा के रखना है। एडजर वायलेंस, ठीक है, एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, एक सेफ गार्ड बनना है उसका। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द अपना माहौल वैसे बना के रखना है, एकदम एक्सेलेंस की तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है, ताकि आपका नेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली लगातार राइज होता जाए, ऊपर की तरफ जाए, अचीवमेंट्स पाए, ठीक है। और उसके बाद में आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है वो इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A के में, जिसमें ये था कि हर एक पेरेंट को और हर एक गार्डियन को अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। सो ये था आपका आर्टिकल
51A जिसमें ये सारी चीज़ें आती थी। उसके बाद में पार्ट 5 पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमने आर्टिकल 52 से 151 तक जाना है, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें पढ़नी है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।